ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ही है और वो कांस्टेंट होता है क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है ऑसिलेशन के लिए। आज हो सकता है हम पढ़ेंगे डैम्प वाइब्रेशन, उसमें ऑसिलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब ऑसिलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ओमेगा चेंज करेगा ना, कि नहीं करेगा? वहां बेंच नहीं रहने देना है, ठीक है? परफेक्ट जगह है वो, ये बता दी है, अगले क्लास में देख लेंगे। देखिए लेवल बढ़ा दे तो एक दो छोड़ करके सब हो जाएंगे, लेकिन जितना आपको कम से कम, एक होता है ना कि जिंदगी जीने के लिए 2 रोटी तो चाहिए, तो 2 रोटी तो कम से कम खाइए। ज्यादा रोटी खाइएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 रोटी तो जरूर खाइए। 2 रोटी तो खिलाएंगे ही, समझ रहे हो ना? अभी बोले इसका जितना इंटेलेक्ट लेवल है, ये बोले कि सर हम कल 2.5 रोटी खाए थे। नहीं समझ में आया। देखो बोले थे तुम हमेशा ध्यान रखना, ट्रक का सामान टेम्पो में, ठीक है? ऑन है ना? तो ये 4 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है और इससे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस बनेंगे भी, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ देख लिए थे। आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और डैम्प ऑसिलेशन या डैम्प एसएचएम, ठीक है? हालांकि वो एसएचएम होता नहीं है। किसी को गर्मी लगेगा तो बोलिएगा, दूसरा भी ऑन कर देगा। ठंडा लगेगा तो हनुमान मंदिर जाइए, बैठ जाइए, शाम के समय में एक कंबल मिलेगा। जिनको ठंड में मिला ना वो सेल करते हैं। बहुत बड़ा नेक्सस है वो, मतलब सर्कुलेशन होता है पूरा। गरीबों में, गरीब एक दूसरे को सेल करते हैं। कैलाश का नंबर देंगे आपको, अभी उसने चेंज कर लिया एयरटेल से, फिर जियो में उसने नंबर कन्वर्ट करा लिया है। उसका नंबर देंगे, आप बात कीजिएगा, पूरा नेक्सस बताएगा। अरे वहां के टॉप बैगर्स में से एक है वो। अरे हम उससे अलग थोड़ी ना है। कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। Potential energy of a particle in or oscillation, हेडिंग दीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एसएचएम में कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएचएम के केस में हम लोग ये जानते हैं कि सारा डायमेंशन मेजर कहां से होगा, x बराबर 0 से, ठीक है? इस पॉइंट को हम लोग O पॉइंट भी बोलते हैं और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पोजीशन को हम जनरली P पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसको P पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो x बराबर 0 पर अब आप ऐसा समझिए कि पार्टिकल O पॉइंट से मान लीजिए कि P पॉइंट के जाने में उसी ड्यूरेशन में मान लीजिए इस पोजीशन पे है,
और यहाँ t बराबर 0 था, कब? जब वो O पॉइंट पे था, t बराबर 0 और इस पोजीशन पे आया। इस पोजीशन को मान लेते हैं n पोजीशन, ठीक है। अब इस n पोजीशन पे मान लीजिए O से n जाने में टाइम t टाइम लगा, और एक छोटा सा बहुत ही एलिमेंटल चेंज इन पोजीशन देख रहे हैं, इसको हम n डैश कह रहे हैं, और ये जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड dx, क्योंकि यहां से जाने में जो पोजीशन का चेंज हुआ या पोजीशन जो कवर्ड हुआ वो x है। O से n जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x, और n से n डैश जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और इसमें जो टाइम यहां पर जो आया t बराबर t प्लस dt आया, क्योंकि n से n डैश जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, टाइम लगा dt। समझ गए? हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है amount of work done on the particle for very small elemental displacement, कितना? dt, सॉरी dx। इतने छोटे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या हुआ? यदि हमको वर्क निकल जाएगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कुछ? तो यदि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमको पता है, तो उस ड्यूरेशन में जो वर्क हुआ, मतलब पार्टिकल के पोजीशन का चेंज होना, उस चेंज में जो फोर्स अप्लाई हुआ जिस कारण से वर्क होगा। वर्क ना होने के तीन बेसिक रीजन हो सकते हैं, या तो फोर्स ना लगे, या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, उस केस में वर्क नहीं होगा, अदरवाइज वर्क हो सकता है। तो बॉडी पर फोर्स लगना और डिस्प्लेस होना, तो उससे वर्क मिलेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। यदि पार्टिकल का जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, वो चेंज होने से कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के डेवलप होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होगा, शेप एंड साइज में चेंज होगा, हो सकता है ना। तो मान लीजिए कि ये जो हम सिचुएशन ले रहे हैं, ये हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सिचुएशन ले रहे थे, जिसमें कि ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो यहां पर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी एंगेज होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आप जैसे कह रहे थे, इसका कंडीशन समझिए कि मान लीजिए पार्टिकल ओ पॉइंट पर है, तो ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन वो पोजीशन है चूंकि हॉरिजॉन्टल एसएचएम हो रहा है, तो मीन पोजीशन इस केस में नेचुरल लेंथ होगा स्प्रिंग का, यानी ओ पोजीशन पर जब ब्लॉक होगा, पार्टिकल होगा, तो स्प्रिंग ना ही एलोंगेट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस केस में यहां पर इसीलिए नेट फोर्स क्या लग रहा है ब्लॉक पर या बॉल पर? 0 लग रहा है। ठीक है, अब यहां से वो इधर आ रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा ओ पॉइंट से, यदि एन पॉइंट पे आएंगे तो स्ट्रेच करेगा, तो इस जो एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में, वो वर्क के टर्म में कन्वर्ट होगा। वर्क ही कन्वर्ट करके देगा एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, और वही एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, कि जो एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम हुआ किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करें यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए सिचुएशन को कि स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम यहां है, उसी को हमने ये पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट किया है, याद है बताए थे आप लोग को। तो मान लीजिए ये उसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हो गया उसका। अब ब्लॉक डिस्प्लेस होकर के इस पोजीशन पे आया है, और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ऑब्वियसली स्प्रिंग एलोंगेट करेगा। फिर तो स्प्रिंग का एलोंगेशन होना इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वर्क हुआ है और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ है। क्यों हम कहेंगे कि वो इन स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ है? क्योंकि यदि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट को N कह रहे हैं, तो जैसे ही N पॉइंट से हम रिलीज करेंगे, मान लीजिए N पॉइंट से हम इसको यहां पर रिलीज करेंगे, तो स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और वो फोर्स कहां से लगाएगा? जो उसके पास एनर्जी स्टोर हुआ है उसी कारण से लगाएगा वो। क्योंकि यहां पर यदि हम हाथ हटा लेते, रिलीज करते यहां पर, क्योंकि नेट फोर्स उस पर 0 है, स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर नहीं हुआ है। इसी कारण से स्प्रिंग इसको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा।
लेकिन जब उसको हम फोर्स लगाकर यहां तक डिस्प्लेस कर दिए, तो अब यहां पर रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब स्प्रिंग चाहेगा कि हम अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करें, जिस केस में इस ब्लॉक पर वो नेगेटिव एक्स में फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लगेगा, बॉडी डिस्प्लेस होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास था उसी के कारण होगा। समझ पाए इस बात को? ये समझना बहुत जरूरी है। तो ब्लॉक को यहां से यहां ले जाने में, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड हमने बहुत स्लो रखा, तो जितना एक्सटर्नल वर्क हुआ उतना ही एनर्जी स्टोर हुआ स्प्रिंग में, और उतना ही का वो स्प्रिंग वर्क करेगा। समझ गए? इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला यदि याद हो, डेल्टा यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डब्ल्यू सी। ये क्या हो गया? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। वो इक्वल होगा किसके? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को हम लोग अप्लाई करके वहां निकालने वाले हैं। और चूंकि यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग देखें कि हर केसेस में पार्टिकल का मोशन हो रहा है या फिर पोजीशन चेंज कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? माइनस के एक्स है ना, तो फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंटल एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें कि हम ये रिपोर्ट देखेंगे कि किस चीज, कौन कौन चीज वेरी कर रहा है। तो यहां पर देखिए हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहां पर ये n पोजीशन, और n से n डैश जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, टाइम कितना लगा dt, इसलिए n पॉइंट पर टाइम लगा t, और जैसे ही n डैश गया तो टोटल टाइम कितना हो गया? t प्लस dt, इसीलिए n से n डैश जाने में टाइम कितना लगा? लिख सकते हैं ये। समझ पाए इस बात को? और ऐसा करने का रीजन ये है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको लेके चलेंगे, और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx, तो हम लिखेंगे dw c इज इक्वल टू एफ डॉट dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। कहां से कहां के लिए बात कर रहे हैं? मोशन, या हम बात कर रहे हैं वी हैव टेकन सिचुएशन इन बिटवीन किसके? n टू n डैश, n से n डैश के लिए ले रहे हैं, उस केस में dwc छोटा सा एलिमेंटल वर्क, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ है। अब इसको हम यदि एलोबरेट करेंगे तो आएगा f की जगह पर हम क्या लिखेंगे? kx लिखेंगे या माइनस kx लिखेंगे? ये कंफ्यूजन हो तो ऐसे करिए, f इंटू dx कैसे लिख सकते हैं ना, तो f इंटू dx को लिखेंगे तो यहां f क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स नहीं है। फोर्स होता है माइनस kx, उसका मैग्नीट्यूड kx होगा, जो माइनस तो उसका डायरेक्शन बताएगा, तो यहां पर हम kx लिखेंगे और ये dx होगा। उसके बाद उनके बीच का एंगल देखेंगे। अब बॉडी जो जा रहा है, इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट n टू n डैश हो रहा है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो नेगेटिव x में लग रहा है। तो यहां पर यदि ध्यान से देखें इस पोजीशन पे, तो फोर्स का डायरेक्शन है नेगेटिव x में, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव x में, तो ये एंगल थीटा बना, और थीटा कितना होगा? होगा या कि नहीं होगा? ठीक, तो यहां पर थीटा 180 लेना होगा हमें, तो इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो यहां dwc यानी चेंज इन स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पर कौन है वो कंजर्वेटिव फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, जो कि ऑलरेडी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ के यहां पर kx लिखें, dx हुआ कॉस कितना? 180, और सब लोग जानते हैं कॉस 180 का वैल्यू। ठीक है, तो dwc kx dx -1 होगा, तो यहां dwc आया, फाइनल बराबर क्या आ गया? kx dx। ठीक है, माइनस में अब हमको फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करेंगे कहां से कहां? मान लीजिए x1 टू x2 की बात करते हैं, पार्टिकल कहां चला? मान लीजिए ये पोजीशन को हम x1 कर रहे हैं, x1 से x2 तक। सिचुएशन क्या है? इस तरह से देखिए,
ये मीन पोजीशन है, ये पोजीशन को हम x1 कह रहे हैं और ये पोजीशन को हम लोग, ये पॉइंट P है, अभी हम P पे पहुंचे नहीं है, और ये पोजीशन को x2 कह रहे हैं। तो पार्टिकल कहां से कहां चला? यदि x1 से x2 चला तो ये रीजन है उसका, इस रीजन में पार्टिकल मोशन किया तो x1 से x2 देखे, और जब हम उसको फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो x1 को क्या मान लेंगे? 0। हम अभी जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकलेगा तो हम उसको पुट करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक होता है मास्टर फॉर्मूला, और उसके बाद उसमें पुट करके जैसा हमको जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम अलग से रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो मास्टर फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। तो हमको लेना है x1 से लेकर के x2। अब ये भी हो सकता है कि x2 जो हो वो 0 आ जाए, x1 हमारा कुछ हो लेकिन x2 0 आ जाए। तो कैसे होगा? यहां से यहां वो P पे जाएगा, अब P से रिटर्न बैक होकर फिर 0 होगा, तो उतना डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन वर्क डन क्या होगा वो निकल जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो अभी देखिए यहां पर हम लेके x1 से x2 लेके चल रहे हैं, तो dwc बराबर कितना? -kx, और ये dx आया इंटीग्रेशन, तो यहां x1 से लेकर के x2 तक वैरी करा रहे हैं, तो यहां पर x1 पे हम 0 मानेंगे और यहां पर w मानेंगे, तो टोटल क्या हुआ? या फिर इसको आप w1 ले लीजिए, w1 w2, तो आप इसको ले लीजिए डेल्टा w इज इक्वल टू w2 माइनस w1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या क्या बाहर आएगा ध्यान से देखिए, क्या क्या बाहर आएगा? माइनस के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x dx होगा x1 से, तो x का इंटीग्रेशन पता है, बोलो। हम उत्सुकता पूर्वक पूछ रहे हैं या चुप चुप है? हाँ तो बताओ, नहीं पता है? आ जाओ वहां चले जाओ, उसके साथ ही बन जाओ, जाओ कॉपी लेके जाओ। जितना गर्व से तुम बोले हो ना, कल उस पर खड़ा कर देंगे। हाँ चलिए देखिए यहां पर इंटीग्रेशन x dx, तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो वहां x मतलब कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ n कितना है? 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा कितना? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिटिंग वैल्यू x1 से x2, और ये हो गया डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस के बाई 2, और यहां आ जाएगा x, पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये फाइनल डेल्टा W बराबर क्या आ गया? इसको c ले लेते हैं, तो -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट आया होगा ये। और सबको पता है, सारे लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है के का वैल्यू क्या होगा। के बराबर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई, तो के इज इक्वल टू, बोलिए क्या आप नहीं जानते थे? जानते थे? हाँ ना बोलो, जोर से बोलो, तुम जानते थे? तुम्हारा मुस्कुराहट बता रही है कि और भी कई कई कारण है मुझे मुस्कुराने के, है ना? चलिए देखिए, आप मुस्कुराइए, बिल्कुल मुस्कुराइए, लेकिन होमवर्क पूरा करने के बाद, नहीं तो आपकी मुस्कुराहट मुझे चुभ जाएगी। ठीक है, आइए, तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो के का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया? ये डेल्टा ओमेगा सी बराबर -12, और कितना हो गया? ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से, अभी देखिए पेशेंस, देखिए यहां पर फ्रॉम
वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है। एक बार क्या हुआ, 20 बैच का एक विद्यार्थी था, वो ऑफिस में आके हमसे मिला। सर आप बोलते हैं सबको पता है, सबको पता है, किसी को नहीं पता है अरे पर्दा ठीक करो। वो बोला किसी को नहीं पता है सर। हम पूछे और लोगों से, आप कैसे कह रहे हैं सबको पता है? हम बोले मेरा, फिर उसको ये जवाब दिए कि ऐसा कहने से माहौल बना रहता है, जिसको नहीं भी पता है ना, वो भी कॉन्फिडेंट पे रहता है। हाँ, जब मास्टर ही बोल दिया कि हमको पता है तो होगा हमको पता। अभी याद नहीं आ रहा, पता तो होगा हमको। और एक बार हम ऐसा बोल दिए कि मलाई पगे चौक से जिस ऑटो से आएगा ना, उस ऑटो वाले को भी पता है ये वैल्यू। वो पूछ दिया जाके, उसको नहीं पता था। तो ये काम माहौल बनाने का, माहौल बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। नेता क्या करते हैं? माहौल बनाते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। तो आप सोचिए कि कोई नेता का काफिला जो है वो 200 कार का है, उसमें 200 बाइक्स जा रहे हैं, आप उसको वोट करेंगे कि जो एक रिक्शा पर कंपेनिंग कर रहा है उसको वोट करेंगे? ऑब्वियसली जिसका काफिला बड़ा देखेंगे उसको वोट करेंगे। करता भी ये लोग वही है। हाँ, एक बात कर रहे हैं। अच्छा एक से बताइए, एक सर्वे है, उस सर्वे में आप अपना व्यू बताइएगा। एक मंदिर जिस पर फिर पूरा टाइल्स मार्बल पूरा एकदम बड़ा, बहुत अरबों रुपए खर्च कर दिया गया, अब बड़ा एकदम 120 फीट का मूर्ति है, और सेम वही हनुमान भगवान का मान लीजिए एक छोटा सा पेड़ के नीचे मूर्ति है, छोटा सा 1 फीट का, तो ज्यादा श्रद्धालु कहाँ जाएंगे? बड़े मंदिर में जाएंगे ना? क्या? तो अच्छा, उससे थीम हट जाएगा। अब आप ये समझिए कि पूजा किसकी हो रही है? जो आकार में बड़ा है। पूजा उसकी नहीं हो रही है जो उसमें बैठा है, आकार में जो बड़ा है, जिसका जिसका माहौल पूरा टाइट है, जिसका माहौल पूरा रंगीन है, वो उसकी ज्यादा पूजा हो रही है। ठीक है, ताकत तो वो छोटे 1 फीट के हनुमान भगवान में भी उतना ही है जितना 120 फीट के, है ना? लेकिन पूजा उनकी क्यों नहीं हो रही है? उनके पास श्रद्धालु क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके पास श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाने के बाद माहौल तैयार किया गया, उनका मार्केटिंग हुआ है। मार्केटिंग क्या? अरे वहां गए हो, वो मंदिर में वहां जो जाता है, जो मांगता है वो मुराद पूरा हो जाता है। तो एक बहू चली गई, निपटा दीजिए। नहीं हुआ पूरा, मंदिर को ही निपटा दिया उसको। आइए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी होगा ये। तो यहां ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हुआ? तुम अलग से मुस्कुरा रही हो समय लेकर, क्यों? मतलब पहले तुम लोग कर लो, उसके बाद हम करेंगे, ऐसा है क्या? तो चल, ये वाला है, ये रिलेशन में हमने काफी मेहनत किया था, और देखिए फिर से आ गया है। और इसकी खासियत क्या है कि ये 11th के साथ भी और 11th के बाद भी, ठीक है, काम आएगा। और यदि यहां कंफ्यूज है अभी तो 12th पूरा उड़ा हुआ नजर आएगा, मतलब लगेगा कि हाँ एक जमाना था जब मैंने सोचा था कि 12th में मुझे बहुत बढ़िया करना है। ठीक है, उतारिए, राइट डाउन कीजिए पहले। क्योंकि उसका फाइनल सॉल्यूशन डेरिवेशंस नहीं पूछता है, और उसका निकालना भी थोड़ा मुश्किल है। उस केस में हम लोग उसको याद करेंगे। अभी यहां पर देखते हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू सी, ठीक है, और ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मतलब x2 पर, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस हाफ क्या आया है, फाइनल एक्सप्रेशन जो इसका आया था वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है।
तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये फाइनल कब, जब पोजीशन x2 है, और ये इनिशियल कब, जब पोजीशन x1 है। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एट x बराबर x1 पर पोटेंशियल एनर्जी ui होगा, और x बराबर x2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u फाइनल होगा। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसको रीअरेंज करके लिखें तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ जो हमें याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि पोजीशन का चेंज होगा। मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन 0 है, x1 क्या है, 0, तो x1 0 होने पर पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगा वो 0 होगा ना, क्योंकि आप ऐसे भी समझिए पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब आएगा जब एक्स में चेंज होगा, और एक्स जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पे भी 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल इनिशियल क्या होगा, 0, एंड x2 को हम क्या मानेंगे, x, उसकी करस्पॉन्डिंग फाइनल को क्या मानेंगे, u। समझ गए, ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन भी हम लोग ले सकते हैं, और साथ ही साथ u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी फॉलो कर सकते हैं। समझ पाए अंतर क्या है, समझ पाए कुछ, बोलो। ये एक्सप्रेशन में ये वाला और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ k का वैल्यू यहां पुट कर दिए तो हमारा ये एक्सप्रेशन बना, और k का वैल्यू नहीं रखे हैं। यदि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अरेंजमेंट में ले रहे हैं तो हम ये फॉलो करेंगे, और यदि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अलावा कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करता है, उसके लिए मास देखेंगे, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। ऑब्वियसली x बढ़ेगा तो यहां पर u इज फंक्शन ऑफ क्या है, x, यानी x बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां मिलेगा आपको, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, या कह लीजिए पार्टिकल का पोजीशन मैक्सिमम होगा, तो वहां पर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और आप ऐसे भी जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, यानी कि जैसे ही मीन पोजीशन से पार्टिकल चलेगा, मीन पोजीशन से पार्टिकल जब मूव करना शुरू करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से समझिए, उसके बाद इस पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए, मीन पोजीशन से सब लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा, अभी ये मीन पोजीशन हो गया पार्टिकल का, यहां x बराबर 0 है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहां x बराबर प्लस a है, इस पॉइंट को p बोल रहे हैं, और ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन, दैट पॉइंट इज q, और यहां x बराबर माइनस a है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा आगे, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, होगा ऐसा। और चूंकि पोजीशन x इंक्रीज करेगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी, इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं, और इसीलिए इससे पहले हम जो बताए थे वो अभी अप्लाई होगा, और अभी आपको समझ में बेहतर आएगा, तब इसलिए बताए थे आपको कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इफेक्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, सो दैट की समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग करके भी देखेंगे कांस्टेंट आएगा भी। ठीक है, हम लोग अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो कांस्टेंट आएगा भी। तो हमें ये देखना है कि इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी डाउन होगा, डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाएंगे तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। अब फिर अब मोशन चूंकि उसका फिर से होगा, अब वो पी पॉइंट से किधर जाएगा, ओ पॉइंट, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, बॉडी पर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक नेट फोर्स लगेगा,
ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब द नेट फोर्स, अ पर्टिकुलर नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी इन इन द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन। हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक नेट फोर्स लगेगा। तो जैसे ब्लॉक पार्टिकल ओ पॉइंट से पी पॉइंट आया, तो पी से जब रिटर्न बैक हो रहा है, ऑब्वियसली रिटर्न बैक होगा, तो फिर वो स्पीड इंक्रीज करेगा, और स्पीड इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ पोजीशन कम हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो फिर से एक्सट्रीम पोजीशन से ओ पोजीशन पे आने पर उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ गए? और फिर इसके बाद क्या होगा, आगे सेम वही पाथ रिपीट होगा। यहां पर इससे आगे जाने पर, यानी ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट जाने में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और एक प्लस पॉइंट क्या है, देखिए कि इसमें एक्सप्रेशन में, इसमें भी और काइनेटिक एनर्जी वाले में एक्सप्रेशन में भी एक्स स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा। मतलब इधर से इधर चले गए या इधर से नेगेटिव भी हो गए तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो प्लस एक्स बराबर प्लस ए पर जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही एक्स बराबर माइनस ए पे भी मिलेगा। समझ पाए इस बात को? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मिलता है, तो वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पर। वर्क डन ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा ही। बात समझ पाए इस बात को? तो ये कांस्टेंट कैसे निकल के आएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ क्या आया था एक्सप्रेशन, एक्स के टर्म में क्या आया था, बोलिए। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बचा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी में देखिए कोई भी एक्सप्रेशन उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, सारे फिजिकल क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट है। वो एसएचएम करेगा पार्टिकल, एसएचएम में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका मैकेनिकल एनर्जी होगा। यदि टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा, सही जवाब बोलिए, बोलो। इसने जवाब दे दिया, सही है। तुम लोग सवाल समझ में आ रहा है? आप लोग सवाल समझ में आया? मेरा कहना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल का बढ़ेगा या कम होगा, यदि ये तो कांस्टेंट होगा तो आप बढ़ेंगे कह रहे हैं कैसे, या घटेगा कैसे कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यदि एक पार्टिकल का पहले टाइम पीरियड मान लीजिए 10 सेकंड था, तो उस समय जो उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, ठीक। मान लीजिए कि 100 जूल हो गया, सपोज करें। 10 सेकेंड यदि उसका टाइम पीरियड है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल है। तो मान लीजिए कि हमने 10 सेकेंड से 20 सेकेंड टाइम पीरियड कर दिया, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 100 जूल से बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। यानी कि टाइम पीरियड हमने बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी घटेगा। घटना भी चाहिए, क्यों घटना चाहिए, टी होता है, ठीक है। तो टी, मेरा कहना है कि ये ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, इसलिए टी नीचे आ जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी के रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि ऐसा कैसे रियल लाइफ में हम कैसे कह सकते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब क्या है? देखिए टाइम पीरियड हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, उसमें था कि कोई पार्टिकल का टाइम पीरियड ज्यादा होना किस बात पर डिपेंड करेगा, ये बॉडी का मास कितना है। इसलिए क्योंकि इनर्शिया है ना उसके पास, मान लीजिए पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने में ज्यादा है, उसका टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही। उस केस में मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यदि टाइम पीरियड बढ़ा तो उस पर जो उसके पास जो एनर्जी होगा, जो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, हम यदि बात करें तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल होगा। समझ गए? तो टाइम पीरियड बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगा, और टाइम पीरियड घटने पर टोटल एनर्जी
घटने लगेगा, और टाइम पीरियड बढ़ने पर टोटल एनर्जी घटने लगेगा, टाइम पीरियड कम होने पर टोटल एनर्जी बढ़ने लगेगी। समझ गए? इसे ग्राफ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। अभी हम लोग ग्राफ को ध्यान से देखते हैं और समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ। देखिए, इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन ले रहे हैं, जहां x बराबर क्या है 0। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, ओ पॉइंट। ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, जहां x बराबर क्या है +a, और पॉइंट को p बोल रहे हैं। इसी तरह एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां मिला हमें, इस पॉइंट को q कह रहे हैं, x बराबर -a। ठीक है, x इज इक्वल टू -a। देखिए यहां पर, अब ग्राफ में क्या है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है क्या? बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है? बोलो, कौन गर्भ से बोला है? संजना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है? होता होगा मतलब होता होगा, लेकिन हम तो नहीं जानते। हाँ, होता है ना? तो कौन सा एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है? हाँ, तब तो फिर तुम बोल रहे हो कि हाँ सुनने प्रॉब्लम हो गया था। अभी ड्रॉ करने पे ध्यान ना दें, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि शायद मेरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर आपके लिए ड्रॉ करना। बात समझ पा रहे हैं? आपको देख के लग रहा है कि ये हाँ सिमेट्रिकल है? लग नहीं रहा है तो बताइए, हम सिमेट्रिकल बनाएंगे इसको। अब कुछ लग रहा है? ये लोग पे विश्वास नहीं है। फिर से क्या बनाया? हम बोले कि हम सीधा करेंगे उसको, लेकिन ये थोड़ी ना बोले कि फिर से बनाएंगे। कुछ ठीक है, पहले से बेहतर है। अरे हो गया, समझ लो। चलिए लिख दिए हैं, अब इसे समझ लीजिएगा। सिमेट्रिकल एक्सिस है ये, तो इसके
लेफ्ट एंड राइट जो होगा इमेज होगा सिमेट्रिकल होगा, है ना, समझ गए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि कोई उसके पास डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राफ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u इज इक्वल टू क्या लिख रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कौन से q पॉइंट पर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इसीलिए यहां पर भी इस पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पे क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी u बराबर जीरो, इस पर u एट o पर जीरो होगा, और ये इंटरमीडिएट पोजीशन है तो u इज इक्वल टू कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा वो a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी a स्क्वायर होगा, इसलिए दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इसी में हम यदि काइनेटिक एनर्जी का भी हम उसमें डाल दें तो कैसा दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो ये जो इक्वेशन बना ये काइनेटिक एनर्जी का कौन सा इक्वेशन है, ये है k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पोजीशन पर मैक्सिमम इसलिए क्योंकि x जीरो होगा यहाँ, तो x जीरो होने पर ये जो पोजीशन आएगा, ये पोजीशन काइनेटिक एनर्जी में k बराबर क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, जीरो। अब इस पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर, q पॉइंट पर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल आउट होकर के के क्यू क्या बना, जीरो, इसलिए जीरो होगा। और सेम यही पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनल के क्या बन गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये अब आप हमको एक चीज ये बताइए कि ठीक है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पोटेंशियल जीरो होगा, जहां पोटेंशियल मैक्सिमम वहां काइनेटिक जीरो हो रहा है। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए कि ये जो पोजीशन है ये, इसमें क्या खासियत है, दोनों बराबर हो रहे हैं यहाँ, तो क्या ग्राउंड से मतलब यहाँ इसको पोजीशन बोल रहे हैं x, तो x से जितना हाइट इसका है उतना भी इसी का भी होगा क्या, और ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पोजीशन को मान लेते हैं m और इसको n मान लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ये वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बराबर है। देखिए, जहां से मीन पोजीशन से पार्टिकल, ध्यान समझिए, मीन पोजीशन से पी पॉइंट के लिए जाएगा तो यहां पर काइनेटिक डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल राइज करेगा, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट पोजीशन आएगा ना जहां पर दोनों का वैल्यू ऐड होकर के सेम आएगा लेकिन दोनों बराबर पे होंगे। जैसे मान लीजिए टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सपोज थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 100 जूल है, तो 100 जूल है इसमें, अब किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम बात कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो ओ पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में, तो 100 जूल यहां पर काइनेटिक होगा, के प्लस यू, तो ये 100 जूल होगा और प्लस यू जीरो होगा, तो टोटल कितना आ गया, 100 जूल आ गया। लेकिन यदि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी पता करें तो के प्लस यू, तो पी पॉइंट पर काइनेटिक जीरो, टोटल 100, तो यह आ गया 100 जूल। ठीक है, लेकिन यदि इस पॉइंट एन की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, एन पॉइंट पर, तो एन पॉइंट पर के प्लस यू, तो के भी होगा 50 जूल और प्लस यू भी कितना होगा 50 जूल, तो दोनों मिलकर फिर से 100 जूल हुए। तो ये एन पॉइंट और एम पॉइंट वो पोजीशन है जहां पर दोनों का एनर्जी सेम होगा और वो टोटल मिलकर के 100 जूल होना ही है। ठीक है, तो ये वो पोजीशंस हैं जहां पर आपको, यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें, देखिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग चले तो यहां पर हमारे पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल कितना आ रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये आ रहा है x, कुछ भी मान लेते हैं x नॉट स्क्वायर,
तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट निकाल सकते हैं कैसे, u इज इक्वल टू क्या होगा k, तो यहां पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस माइनस में आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां पर m ओमेगा स्क्वायर गया 2 है यहां पर, तो एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स नॉट बराबर क्या आ गया ए बाई रूट 2, यानी ये पोजीशन जो होगा वो x बराबर माइनस ए बाई रूट 2 होगा, और यहां पर वो पोजीशन जो होगा वो प्लस ए बाई, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के, बात समझ पाए पूरी तरह से, उतार लीजिए। यही ग्राफ आपको सब जगह दिखेगा भी,